एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। व्यूअर्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोशिका के बारे में पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने कोशिका के संरचना को देखा था। कोशिका क्या है यह जाना था, उसकी खोज कब हुई थी वह जाना था, और साथ ही कोशिका का एक ह्यूमन बॉडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वह भी हमने जाना था कि कोशिका क्यों महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोशिका की संरचना। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो कोशिका होती है उसकी संरचना 3 मुख्य स्टेप में की गई होती है। पहला है कोशिका झिल्ली, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दूसरा कोशिका द्रव्य, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। और तीसरा केंद्रक, जिसे हम न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। तो यदि हम यहाँ एक कोशिका का चित्र बनाते हैं तो यह जो बाहरी आवरण है, यह इसका क्या कहलाएगा? कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगी। इसके बीच में यह केंद्रक होगा, जिसको हम न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो यह पूरा क्षेत्र होगा, यह क्या कहलाएगा? यह हमारा साइटोप्लाज्म कहलाएगा। यहाँ आप लोगों ने देखा कि कोशिका का जो एक बाहरी आवरण होता है वह उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। भीतरी एक क्षेत्र होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो भाग पाया जाता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब इस तीनों स्टेप को हम विस्तार से समझेंगे कि ये आखिर क्या हैं, कैसे बने होते हैं और इनका फंक्शन यानी इनका कार्य क्या होता है। चलिए इसे हम समझें कि आगे हम देखते हैं कि कोशिका झिल्ली, जो पहला स्टेप हमने जाना वह था प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। तो यह आखिर क्या होती है? तो जो कोशिका आपने पढ़ा था उसकी बाहरी एक संरचना थी, है ना, एक आवरण था। यह आवरण क्या कहलाता है? हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहलाती है। यह एक अर्धपारगम्य का मतलब होता है सेमी परमिएबल, जिसमें से कुछ वस्तुएं आर पार जा सके परंतु कुछ वस्तुएं आर पार नहीं जा सकती हैं। जैसे आप लोग चाय की छन्नी लेते हैं ना, तो जब चाय को छानते हैं तो जो चाय होता है यूजफुल सब्सटेंस वो तो कप में आ जाता है, लेकिन जो चाय पत्ती होती है वो क्या होता है? ऊपर ही रह जाता है ना। तो उसी तरह यह जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका भी काम है कि जो यूजफुल सब्सटेंस है उन्हें अंदर जाने दे, जबकि जो हार्मफुल यानी कि हानिकारक सब्सटेंस है उसे वह कोशिका से बाहर ही रखे। तो यह एक अर्धपारगम्य यानी सेमी परमिएबल, साथ ही सजीव एवं लचीली झिल्ली है। तो बच्चों, ये लचीली होती है यानी फ्लेक्सिबल होती है। अगर ये कठोर रहेगी तो सेल को अपने काम को करने में क्या होगा? कठिनाई होगा। इसीलिए ये लचीली होती है ताकि कोशिका इसके अनुसार मूव कर सके। तो यह एक लचीली झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य का मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म को घेर कर रखती है। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। साथ ही इसे हम लोग प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब बच्चों आते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है। तो यह 3 लेयर्स में बनी हुई होती है। यहाँ देखा आपने, ये 3 लेयर है ना, इसको हम लोग कहते हैं आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम लोग कहते हैं इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो ये बीच का स्पेस होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं आउटर स्पेस। ये 3 लेयर्स में बनी होती है। पहला लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, इसको आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं।
नीचे वाले को इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। साथ ही जो बीच का या हॉलो स्पेस होता है इसको हम लोग आउटर स्पेस के नाम से जानते हैं। चलिए इसमें आगे हम लोग पढ़ते हैं कि बच्चों अब हम देखते हैं कि यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका निर्माण अभी हम लोगों ने समझा कि 3 परत यानी 3 लेयर्स से होता है, जिसमें जो इसका बाहरी और भीतरी परत होता है ना, इसका निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है इसका निर्माण। और जो ये बीच का जो मैंने आपको बताया था ना आउटर स्पेस, उसका निर्माण जो है फैट या लिपिड के द्वारा। तो आपने समझा कि आउटर स्पेस जो होता है उसका निर्माण लिपिड और फैट के द्वारा होता है। बच्चों इसमें अब हम लोग आगे समझते हैं कि जो यह कोशिका झिल्ली होती है उसका काम क्या होता है। तो ये जो है कोशिका के भीतर जितना कोशिकीय विसरण या परासरण होता है ना, उसकी विधि को कंट्रोल करती है। यानी कि कोशिका के अंदर जो भी हानिकारक सब्सटेंस जा रहे हैं उनको जाने से रोकना, और कोशिका के अंदर जो विषैले पदार्थ जमा हो गए हैं तो उनको जो है कोशिका के बाहर करना, यह मुख्य रूप से इस कोशिका झिल्ली का क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है। तो यह आप लोगों ने समझ लिया है। अब आगे हम समझते हैं। आगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं कि यह अंतर कोशिकीय विसरण एवं परासरण, जिसे हम लोग डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस भी कहते हैं ना, तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की क्रिया को नियंत्रित करती है और विभिन्न रचनाओं के निर्माण में भी सहायक होती है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि अमीबा एक कोशीय जीव होता है, वह अपने स्टीरियोपोडिया यानी कि जो उसके क्या होता है झूठा पैर होता है उसका निर्माण करता है, और वो क्या करता है अपने भोजन को इनगल्फ करता है, उसे पाचन करता है। तो वो जो स्टीरियोपोडिया का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होता है ना। या फिर सीलिया फ्लैजिला में जो सीलिया और फ्लैजिला का जो जंतु कोशिका में निर्माण होता है वो भी इसी के द्वारा किया जाता है। तो हमने जाना कि यह क्या करता है, जैसे विभिन्न ऑर्गेनल्स में, विभिन्न सेल ऑर्गेनल्स में क्या करता है, उनके जो बाहरी आवरण होते हैं जैसे सीलिया फ्लैजिला, इसके भी निर्माण में सहायक होता है। आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सी क्रैमर एवं नेगेली ने 1855 में कोशिका कला के नाम से बुलाया एवं प्लेव ने इसे जीव द्रव्य कला भी कहा। तो यह तो इस कोशिका झिल्ली के बारे में हम लोगों ने समझा कि इसका कैसी संरचना होती है, निर्माण इसका कैसे हुआ, और इसे इसका क्या क्या होता है, महत्व क्या होता है। अब आगे हम समझते हैं कि इसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो इसके कार्य को हम देख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के काम के बारे में हमने पहले तो पढ़ा था कि यह क्या करता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि यह जो है वह सेल्स को क्या प्रोवाइड कराएगा? आकार। यह एक शेप प्रोवाइड कराता है कोशिका को। दूसरा है यह उन्हें सपोर्ट प्रदान करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। किसे? कोशिका को, है ना। कोशिका को यह सहारा प्रदान करता है, उसे अपनी संरचना को बना करके रखने में मदद प्रदान करता है, साथ ही उसके शेप का निर्माण करने में भी इसका बहुत अधिक महत्व होता है। तीसरा है कि जो अणु होते हैं, विभिन्न अणु होते हैं, अणुओं के अंदर जाने या बाहर आने पर कंट्रोल करता है। बाहर आने का नियंत्रण करता है। और चौथा होता है कि इन एनिमल सेल कुछ जंतु कोशिकाएं जो होती हैं उसमें यह सीलिया फ्लैजिला जैसी जो संरचनाएं होती है ना उसका निर्माण कराता है। देखते हैं ना आप लोग ये किसका निर्माण कराता है? जैसे जंतु कोशिका होती है तो उसके बाहर जो सीलिया या फ्लैजिला होते हैं, पैरामोसियम वगैरह में, अमीबा में सीडोपोडिया होता है ना, तो उस सब का निर्माण कौन करवाता है? यही जो है
प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये। तो इसके कार्य को हम फिर से देख लें कि यह कोशिका का आकार प्रदान करता है। कोशिका किस तरह की होगी उसका आकार यह प्रदान करता है। दूसरा है कि यह मैकेनिकल सपोर्ट यानी कि एक सहारा कोशिका को प्रदान करता है ताकि कोशिका के भीतर जो जीव द्रव्य हैं वह क्या हो, अफेक्टेड नहीं हो बाहरी वातावरण से और सुरक्षित रहें। तीसरा है कि अणुओं के अंदर आने या बाहर जाने का नियंत्रण यह प्रदान करता है। और चौथा है कि इन एनिमल सेल्स कुछ जंतु कोशिकाओं में यह सीलिया, फ्लैजिला, सीडोपोडिया जैसी रचनाओं का निर्माण करता है जिससे उन्हें मूवमेंट करने में, अपने भोजन को पकड़ने में सहायता प्रदान होती है। तो यह हमने समझ लिया। आगे जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है कोशिका भित्ति, जिसे हम सेल वॉल के नाम से भी जानते हैं। यह मुख्यतः पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। बच्चों, आपने अपनी बाहरी आवरण को देखा है यानी त्वचा को, यह कितनी पतली है ना। गाय, भैंस, बकरी इन सब के बाहरी आवरण को भी देखिए, वह भी हल्का हमसे थिक होता है लेकिन पतला ही होता है। अब आप आम, पीपल, बरगद इन सभी पेड़ों के बाहरी आवरण को जाकर देखिए। अगर आप उन्हें छूते हैं तो आपको खुरखुरा और बहुत ही मोटा आवरण लगता है ना। उसके ऊपर कई थिकनिंग्स भी यानी कुछ मोटे मोटे उभार भी आपको प्राप्त होते हैं। तो आपने कभी सोचा कि यह भी तो कोशिकाएं हैं, तो इनका जो बाहरी आवरण है यह इतना कठोर क्यों है हमारे या जीव जंतुओं के तुलना में। तो आइए इसे हम जानते हैं। यह जो पेड़ पौधों में पाया जाने वाला बाहरी आवरण होता है इसे हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। पादप कोशिकाओं के चारों तरफ एक मोटे एवं कठोर आवरण से घिरी होती है। जो पादप कोशिकाएं होती हैं वह चारों ओर से एक मोटे और कठोर आवरण से घिरी होती है। यह आवरण इनको सुरक्षा प्रदान करता है बाहरी वातावरण से, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं आंधी, तूफान, वर्षा, धूप हो चाहे कुछ भी आ जाए वो एक ही जगह पर खड़े होते हैं। हमारी तरह वो घरों में नहीं जा सकते, है ना। तो इसलिए प्रकृति ने उनका जो बाहरी आवरण है वह इतना कठोर बनाया है कि उन्हें किसी भी विषम परिस्थिति के सामना करने में कोई कठिनाई ना हो सके। तो यह जो आवरण होता है इसे हम सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। अब यह आवरण किसका बना होता है? यह आवरण सेलुलोज से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? सेलुलोज से निर्मित होता है। और सेलुलोज से निर्मित होने के कारण यह जो आवरण होता है वह बहुत ही कठोर और निर्जीव होता है ना। इस आवरण को जब आप कट करते हैं तो इसे कोई दुख या पीड़ा नहीं होती है, यह बहुत ही कठोर और निर्जीव होता है। इसके कार्य के बारे में जब हम बात करें तो यह सेल को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। सेल को क्या प्रदान करता है? वह निश्चित आकार प्रदान करता है और साथ ही यह सेल को सपोर्ट देता है और सुरक्षा प्रदान करता है ना। यह एक सहारा प्रदान करता है। पेड़ को देखते हैं ना आप, तूफान आए, आंधी आए, हर परिस्थिति में वह एकदम इरेक्ट खड़ी रहती है। तो ऐसा क्यों? इसी सेल वॉल के कारण संभव हो पाता है। आगे है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी सुरक्षा करती है। यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर पाया जाता है साइटोप्लाज्म के ऊपर, उसके ऊपर भी यह मोटा सा एक आवरण बना लेती है और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यह सुरक्षा प्रदान करती है विषम परिस्थितियों से लड़ने में, और यह सेल को सूखने से भी बचाती है। बच्चों, अगर कोशिका के ऊपर यह मोटी आवरण न हो पेड़ पौधों में तो क्या होगा? रेगिस्तान में, मरुस्थलों में जहाँ इतनी तीव्र गर्मी पड़ती है या फिर जहाँ बहुत अधिक ठंड पड़ती है वहाँ कोशिका क्या होगी? सूख जाएगी, है ना। तो कोशिका ना सूखे इसलिए यह जो मोटा आवरण है सेल वॉल का वह सुरक्षा प्रदान करता है इन्हें विषम परिस्थितियों से लड़ने में। आगे हम समझते हैं दूसरे स्टेप के बारे में जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। इससे पहले हमने जो कोशिका का बाहरी आवरण था प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल उसके बारे में समझा। अब जो कोशिका के भीतर का आवरण केंद्रक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच के भाग
साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य के बारे में हम पढ़ते हैं। तो कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का वह भाग है जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। जैसे यह आपका कोशिका है ना, तो बाहरी आवरण को हमने अभी क्या पढ़ा, बाहरी आवरण को हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा, और भीतर का जो भाग होता है वो क्या होता है, केंद्रक। और जो ये व्हाइट पोर्शन आप देख रहे हैं, यह आपका क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव्य, है ना। तो इसी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, यह कोशिका द्रव्य क्या होता है। यह कोशिका द्रव्य एक अर्ध तरल या जेलीनुमा पदार्थ होता है जो कि एक सेल के 70% भाग का निर्माण कराता है। जी हाँ, यह जो साइटोप्लाज्म है वह लगभग एक सेल के निर्माण का 70% भागीदारी निभाता है। और यह कैसा होता है, जेली लाइक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, जिसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं। हम देखिए प्रकृति ने इसका निर्माण कितनी अच्छी तरह से किया कि हम जानते हैं कि हम गिरते रहते हैं, खेल के दौरान गिरते हैं, कई बार एक्सीडेंट के दौरान गिरते हैं, आंधी आती है तो पेड़ पौधे भी इधर उधर होते हैं ना। तो क्या होता है कि अगर हमारा यह जो साइटोप्लाज्म इस तरह का जेली लाइक संरचना ना हो तो क्या होगा, कोशिका एक दूसरे से टकराएंगे और स्वतः ही वह क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, है ना। आप जैसे सोइएगा, हम सोते हैं, हम खेलते हैं, हम पढ़ते हैं, और ऐसे भी कई दिनों में हमारे शरीर की सैकड़ों कोशिकाएं क्या होती हैं, अपने आप ही डेड हो जाती हैं। फिर वह कोशिकाएं हमारी शरीर से हट जाती हैं और नवीन कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो अगर यह साइटोप्लाज्म ना हो तो यह जो कोशिका के मृत होने की संख्या है वो लाखों गुना अधिक हो सकती है। तो इसलिए प्रकृति ने क्या किया, साइटोप्लाज्म का निर्माण किया, ताकि जितने भी जो इसके कोशिकांग हैं वह सब इसके अंदर धसे हुए हों, और जो जर्क होता है ना उससे क्या हो, बचे हुए हों, और वह एक दूसरे से झटका ना खा सके। इसमें है कि इस साइटोप्लाज्म में अनेक अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, जैसे खनिज लवण या जल, और साथ ही इसमें कार्बनिक पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा भी इसमें पाया जाता है। और जो कोशिका द्रव्य होता है इसके भीतर कई सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो यह साइटोप्लाज्म मुख्य रूप से क्या कार्य करता है, यह जो साइटोप्लाज्म है वह एक जर्क से बचाता है एक कोशिका को, जो बाहरी जर्क होता है उससे यह एक कोशिका को बचाता है। और इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे हो गया राइबोसोम, जैसे क्या हो गया आपका ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, गोल्जी बॉडी, जिसको हम गोल्जी काय कहते हैं ना, गोल्जी बॉडीज, फिर लाइसोसोम्स। इसी तरह से बहुत सारे क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जिसके बारे में अभी हम एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ साइटोप्लाज्म के बारे में आपने क्या समझा कि साइटोप्लाज्म जो है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाए जाने वाला भाग है, जो एक जेलीनुमा और अर्ध तरल संरचना होती है, जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांग क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं, उसमें फिक्स्ड होते हैं, और साथ ही यह एक कोशिका का 70% भाग का निर्माण कराता है। इसमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि मिनरल्स, खनिज लवण और जल, वाटर। उसके साथ ही कार्बनिक लवण भी इसमें पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा। तो आई होप कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले सभी ऑर्गेनल्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो हैं मेरे वीडियोस को देख पाएं और उनका क्या हो, उनका कंसेप्ट क्लियर हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।